अब मेरा अगला सवाल है, ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। अगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। क्या ये इसी सब कॉन्टिनेंट में ऐसा होता है या अक्रॉस द वर्ल्ड ये होता है कि महिलाओं में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, पुरुषों में कम होता है, और इसकी वजह क्या होती है? हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नी आर्थराइटिस। मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं आपसे सवाल करने से पहले मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ये ज्यादा प्रॉब्लम। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं दोनों चीज़ पाता हूँ कि महिलाओं में क्यों ज़्यादा है और फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्यों ज़्यादा है। तो महिलाओं में ज़्यादा होने का रीज़न 2-3 रीज़न है। एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर इन द सेंस कि एज वी नो दैट वीमेन में थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज होता है, तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो बेसिकली जॉइंट के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, और आफ्टर मेनोपॉज ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो एक उससे थोड़ा जॉइंट डैमेज ज़्यादा होता है। सेकेंडली फीमेल्स में, फिर से मैं क्लियर कर दूं, डॉक्टर जिस हार्मोन की बात कर रहे हैं वो महिलाओं में हार्मोन होता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। प्रोनाउंस डॉक्टर अलग तरीके से कर रहे होंगे, और पुरुषों में एंड्रोजन्स होता है, एम आई राइट? तो जो महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो मेनोपॉज के बाद, यानी मासिक धर्म जब बंद होता है, तो इस हार्मोन्स का रिलीज नहीं के बराबर या कम हो जाता है, और उस वजह से महिलाओं में ये समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं। आप आगे बताएं। दूसरा ये है कि जो लेडीज में कार्टिलेज का वॉल्यूम जो होता है वो भी थोड़ा कम होता है, उसकी वजह से भी होता है। और कुछ बॉडी स्ट्रक्चर भी फीमेल में ऐसा होता है कि घुटने पे थोड़ा जोर ज़्यादा आता है। तो ये तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। दूसरा फैक्टर आता है आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू आर्थराइटिस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जो न्यूट्रिशन पार्ट है, स्पेशली फीमेल का न्यूट्रिशन पार्ट थोड़ा सा लैकिंग है। सो स्पेशली हमारे डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम जो होना चाहिए वो थोड़ा कम होता है, तो उसकी वजह से फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस एज वेल एज ऑस्टियोपोरोसिस दोनों ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी वजह से भी फीमेल्स में हम देखते हैं कि आर्थराइटिस थोड़ी सी मैं आता हूं, मैं ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में भी बात करूंगा, पर आप ये बताइए कि फीमेल्स में भी आपने कहा प्रोटीन्स फीमेल्स कम लेती हैं या कैल्शियम कम खाती हैं, और खासतौर पर इंडियन पॉपुलेशन में ये ज्यादा देखा गया, आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? यस, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हमने देखा है कि फीमेल्स ज्यादा रिलीजियस होती हैं, बहुत लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, और ये एक बात कही जाती है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आपको विटामिन B12 तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको प्रोटीन भी नहीं मिलेगा। तो क्या वेजिटेरियन जो महिलाएं हैं, क्या उनके पास ये तरीका है, कोई माध्यम है जिसके जरिए वो प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा कर सके? नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि जो वेजिटेरियन हैं उनके पास प्रोटीन या कैल्शियम के सोर्सेज नहीं हैं, डेफिनेटली हैं। अगर आप सोया प्रोडक्ट्स देखें, मिल्क प्रोडक्ट्स देखें, तो उसमें भी होता है। पर बहुत सारे तो आजकल वीगन डाइट्स के सपोर्टर हो गए हैं, वो बिल्कुल दूध भी नहीं लेना चाहते, उनके पास क्या ऑप्शन? सो ये सारे फैक्टर्स अगर देखिए, अगर इस तरह से है तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि अगर आपके डाइट से आपकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन नहीं आ रही है तो आपको उसके साथ साथ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना जरूरी है। हम जब ऑस्टियोपोरोसिस पे बात कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो स्पेशली लड़कियों में जो पीक बोन मास होता है वो 30 साल की उम्र में पहुंच जाता है। दैट मीन्स 30 इयर्स में किसी भी लेडी का बोन में सबसे ज़्यादा बोन मास होता है, और उसके बाद से वो धीरे धीरे नीचे ही जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो टीनेज गर्ल्स हैं, जो 20s में हैं, उनको उस समय कैल्शियम, साथ में विटामिन डी, प्रोटीन और एक्सरसाइज करके अपना पीक बोन मास मैक्सिमम रखना है, सो दैट कि बाद में उसका फ़ायदा मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि बाद में आप नहीं कर सकते, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से पीक बोन मास आपका 30 की उम्र में पहुंच जाता है, ठीक है।
तो ये जो चीज़ है ये हमारे बेसिकली हमारे सोसाइटी, हमारे एजुकेशन, फैमिली मानी चाहिए कि भाई लड़कियों को भी प्रॉपर डाइट जिसमें कि रिच इन प्रोटीन, रिच इन कैल्शियम, एक समझ के लें कि हाँ मेरे को लेना है। सो देयर कम्स दिस, वो हमारे, अगर आप इंडियन डाइट देखें, अगर हमारी जो नॉर्मल इंडियन डाइट है, नॉर्मल इंडियन डाइट इज़ पुअर इन प्रोटीन एंड कैल्शियम। जो हम अपना नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, अगर देखा जाए तो हर आदमी को क्या दाल सफिशिएंट प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर सकता? बट यू हैव टू टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ दाल ना, सिर्फ एक कटोरी दाल में शायद नहीं होगा। तो इस वजह से अगर आप, मेरा ये नहीं मानना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैलेंस डाइट नहीं है, लेकिन एक बार आप ये समझ जाएं कि हमें प्रोटीन और कैल्शियम अलग से अपना सप्लीमेंट पूरा करना है, तो आप उस हिसाब से अपना डाइट फिर कंट्रोल करोगे। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी जो यूजुअल इंडियन डाइट है थोड़ी सी पुअर है। इसकी वजह से भी फीमेल्स में हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा पाया जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा पाया जाता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर रहता है और साथ में सोशल फैक्टर। और तीसरा चीज़ है एक्सरसाइजेस, दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि आप जितना भी डाइट ले लें, जब तक आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी बोन्स को लोड नहीं करेंगे, तब तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती है। सो एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फिटनेस ऑफ योर बॉडी एज वेल एज योर नी जॉइंट। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं। राइट, आपने ये भी जवाब दे दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी है क्या नी आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए? बिल्कुल, बल्कि मैं बोलूँगा कि हमारे तो मेजॉरिटी ऑफ द जो नी आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें हम नॉन सर्जिकल ऑप्शन ही रखते हैं। हार्डली 1% से कम लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी होती है जिससे हम मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करते हैं, जो कि घुटने को प्रोटेक्शन देती हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं कार्टिलेज के लिए, वो दिए जाते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी चेक करते हैं, अगर वो कम है तो उसको हम पूरा करते हैं। और कई केसेस में ये भी होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा एल्डरली लोग नी कैप लगा के घूम रहे हैं, नी ब्रेस लगा के घूम रहे हैं, उससे भी जॉइंट पे लोड कम आता है और आराम आता है। सो अब सपोज़ उनको थोड़ा सा पेन है, लेकिन अगर वॉक पे जाना है और नी कैप लगा के चल दिए, ऑर्थोसिस लगा के चल दिए, तो उनका काम चल रहा है। इसके अलावा इंजेक्शंस भी हैं घुटने की आर्थराइटिस के लिए, तो उससे भी काफ़ी आराम आ जाता है। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 95% लोग तो नॉन सर्जिकल ऑप्शन से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, वो ठीक हो जाते हैं, पर मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं, पर एक सवाल अक्सर मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपने 1500 ऑपरेशन किए और वो नी रोबोटिक सर्जरी आपने किया। अब ऑब्वियसली आपने सर्जरी किया होगा तो एक्सट्रीम केस ही होगा, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन होगा, तभी आपने सर्जरी ऑप्ट किया होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका सक्सेस रेट क्या है। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी बातें होती हैं कि हम अगर सर्जरी करा लिए, बोन में नाइफ लग गया, तो उसके बाद हम ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कितना सक्सेस रेट होगा, किस तरीके से हम फिट हो पाएंगे। मन में ये बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। ओके, तो पंकज जी, इसका जवाब पहले तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स से देना चाहूँगा, है ना, और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर स्टैटिस्टिक्स में देखें तो इस सर्जरी के सक्सेस रेट को मोर देन 95% माना जाता है। ठीक है, इसके बाद कई पेशेंट जिनकी डिफॉर्मिटी होती है, जो पैर टेढ़े होते हैं वो सीधे हो सकते हैं, दर्द खत्म होता है, चलना फिरना हो सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2 से 3% इसमें कॉम्प्लिकेशन के रेट्स हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन के थोड़े चांसेस होते हैं, या कई बार ये पार्ट जो हैं ढीले पड़ जाते हैं। तो ये जो रेट है, कॉम्प्लिकेशन रेट इज़ लेस देन 2 to 3% इन
मोस्ट ऑफ द गुड सेंटर्स, जितने भी अच्छे सेंटर उनमें अगर हम देखें तो उनके कॉम्प्लिकेशन रेट। So you mean to say 97% is a success rate in good centers? यस, ओके। मैं आपको बताऊंगा सक्सेस रेट क्या होता है। एक सक्सेस रेट होता है डॉक्टर की तरफ से, एक सक्सेस रेट होता है पेशेंट की तरफ से, कि पेशेंट को कितना सक्सेसफुल लगता तो है। ये आप डॉक्टर वाला बता ये रहे डॉक्टर हैं वाला, या ये मैंने आपको patient पहले वाला डॉक्टर वाला बताया जी है। ठीक है। सो मेरे तरफ से क्या सक्सेस रेट हुआ कि मैं एक्सरे देखूंगा तो मैं बोलूँगा इम्प्लांट बिल्कुल सही पोजीशन में लगा है, ठीक है। मैं पेशेंट को जांच करूंगा, बोलूँगा बिल्कुल सही है। पेशेंट का घाव एक बार में ठीक हो गया, पेशेंट चल फिर रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो ये मेरी तरफ से सक्सेस रेट है। बट पेशेंट की तरफ से अगर हम बात करें तो लिटरेचर में ये पाया गया है दैट देयर इज़ ए डिससेटिस्फैक्शन रेट ऑफ 10 to 15%। ओके, नाउ व्हाई इज दिस डिफरेंस बिटवीन ए सर्जन परसेप्शन एंड ए पेशेंट परसेप्शन, Yes. है ना। सो यहाँ पे आता है आपका एक्सपेक्टेशन मिसमैच। पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि मेरे घुटने बदल गए तो ये बिल्कुल नेचुरल हो गए, ठीक है। हम उनको ये बताते हैं कि आपके घुटने आज की तारीख में, अगर आप 30 साल की उम्र में थे, आपके घुटने अगर 100 थे, आज की तारीख में ये 30 हैं, सर्जरी के बाद ये 90 पहुँचेंगे, 100 नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। पर अक्सर ये होता है कि पेशेंट को वो 100 से 90 दिखता है, उसको ये नहीं दिखता है कि मैं 30 से 90 पहुँचा हूँ। सो दैट एक्सपेक्टेशन मिसमैच जो होता है उसकी वजह से कई बार पेशेंट ये होता है। प्लस उसके साथ ये भी है कि कई बार पेशेंट की ऑस्टियोपोरोसिस होती है, कई बार थोड़ी स्टिफनेस भी हो जाती है, और उस तरह से डिज़ायर्ड रिजल्ट इतने नहीं आ पाते हैं। बट ओवरऑल अगर देखें, ऑन एन एवरेज आई वुड से 90 to 95% इसका सक्सेस रेट है। बिल्कुल। और आप ये सजेस्ट करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी ही पेशेंट को ऑप्ट करना चाहिए अगर उसके पास ये रहे कि भाई, क्योंकि करते ये डॉक्टर ही हैं, रोबोट का असिस्टेंस लिया जाता है। मतलब ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए कि मशीन ही ऑपरेट करता है, डॉक्टर कुछ नहीं करते, और मशीन कहीं भी फॉल्ट कर सकता है, गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए हमें रोबोटिक सर्जरी पे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो दूर दराज रिमोट एरियाज में, ठीक है, डेवलप्ड जगह में तो लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो इस बात को समझते हैं, लेकिन कई जगह पर इस तरह की भ्रांतियां होती हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर लोगों के पास ऑप्शन हो कि भाई आप अच्छे डॉक्टर के पास तो जाइए ही, लेकिन अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको ऑपरेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सुविधा लीजिए, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगा, प्रिसीजन ज्यादा होगा। बिल्कुल पंकज जी, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए क्या है कि हर फील्ड में टेक्नोलॉजी तो आगे ही बढ़ रही है ना, और आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। सो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि सर्जरी जो है आपकी सर्जन ही करता है, वो रोबोट की मदद से आपकी सर्जरी और एक्यूरेट तरीके से करता है। उससे फ़ायदा आपको क्या होता है, अगर आपके जो इम्प्लांट हैं, है ना। अच्छा, कई पेशेंट ये भी पूछते हैं कि भाई रिप्लेसमेंट सर्जरी है क्या आप घुटने निकाल के नया लगाते हो? सो वो नहीं होता है। आपके सपोज़ ये घुटने की लाइनिंग ख़राब हो गई है, हम उसको शेप दे के उसके ऊपर कैप बैठाते हैं, उसी को रिप्लेसमेंट बोलते हैं। सो बेसिकली हम रीसर्फेस कर रहे हैं। तो जो रोबोट है वो हमें इस इम्प्लांट को प्रॉपर पोजीशन में बैठाने में हेल्प कर रहा है। अगर आपके इम्प्लांट एकदम प्रॉपर तरीके से बैठे हैं तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी, आपका पेन भी कम होगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये इम्प्लांट चलते लंबे समय हैं, इनकी जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ जाती है। सो इसीलिए इसका यूज़ हम करते हैं रोबोट का, क्योंकि हम आपके पैरों में जो टेढ़ापन आ गया है वो सब का कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हैं, उसको सीधा कैसे करना है, इम्प्लांट को किस एंगल में लगाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रोबोट से ज़्यादा अच्छे से मिल पाती है, और उसकी मदद से हम आपका जो इम्प्लांट है और प्रॉपर पोजीशन पे और एक्यूरेसी से बैठा पाते हैं, ताकि आपकी रिकवरी भी फास्ट हो और ये जो इम्प्लांट है ये लंबे समय चले भी।